अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुशामदीद कहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस किस्म की वीडियोस बनाता रहूँ। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि वो कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली तो सबको ज़ाहिर है नहीं उसमें गाइड कर सकता, बता नहीं सकता कि हर एक को मैं अलग से करूं। तो मेरे पास थोड़ी सी टाइम की जो है ना, कह लीजिए कि वो ऐसा कंस्ट्रेंट है कि उसकी थोड़ी सी कमी है। मगर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाउ कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री इज़ वर्किंग। बिकॉज़ मैंने जो अप्लाई किया था तो मैंने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई किया था। तो आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस लाइक हाउ आई डिड अप्लाई एंड हाउ आई कंप्लीटेड माई पेपर वर्क। और नाउ इट्स अप टू यू कि आप मेरे इस एक्सपीरियंस से जो है ना क्या सीखते हैं और आप उसे किस तरह से अपने सिनेरियो में यूटिलाइज़ करते हैं। तो इट्स प्योरली अप टू यू। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्सप्रेस एंट्री जो है ना वो किस तरह से काम करती है, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, उनको फॉलो करना है। तो बट अगेन सब कुछ करना आपको होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ी गाइडलाइन या अपना एक्सपीरियंस कह लीजिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड इट्स अप टू यू कि आप उसे अपने सिनेरियो में किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो खैर बहुत से तरीके होंगे अप्लाई करने के, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बट मैंने फेडरल स्किल्ड वर्कर्स की जो कैटेगरी थी एक्सप्रेस एंट्री की उसे यूज़ किया और उसके थ्रू मैंने जो है ना इसमें अप्लाई किया था। तो इट इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिकल स्ट्रीम के आपका बहुत ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं होगा अगर आप अपना पेपर वर्क ख़ुद करेंगे। अगर आप उसे किसी से करवाएंगे तो आई डोंट नो कि वो आपसे कुछ चार्ज करता है या नहीं करता। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले सबसे पहली बात ये कि मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या आप उसे गूगल करेंगे CRS कैलकुलेटर। मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के जो साइड है ना उस पर मैं ये लिखता भी जाऊँ, बट अगर मैं ना लिख पाऊँ तो यू हैव टू नोट इट डाउन कि CRS कैलकुलेटर है। आप उसमें जाइए और अपना एक रफ़ स्कोर जो है ना वो कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि ये CRS जो कैलकुलेटर है इस पे जाएंगे और अपने डमी वैल्यूज़ आप इसमें जो है ना फिल करते जाएं। बट बी योर ओन जज कि बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को स्कोर नहीं देना या बहुत ज़्यादा अपने आप से रियायत नहीं करनी, बल्कि बहुत टाइट रख के जो है ना आपने अपने आप को ये मार्किंग करनी है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्कोर है वो यू नो इट वेरी वेल कि वो कितना आ सकता है या आपकी प्रोफिशेंसी कितनी है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके आपने पॉइंट्स कितने देने। तो बी योर ओन जज और बहुत अच्छा जज कीजिएगा आपको, क्योंकि ये डिपेंड करता है अब इसके आगे जो आप ख़र्चा करना शुरू करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपका स्कोर इनफ बन रहा है इस कैलकुलेटर से या नहीं। और अगर आपने अब यहाँ पर एजम्पशंस जो हैं वो सही नहीं की तो यू माइट लूज़ योर मनी। सो बी केयरफुल और बहुत यानी अगेन बी योर ओन जज और अच्छे जज बने और इंसाफ करें और फिर आप अपना ना स्कोर कैलकुलेट कीजिए तो देखें कि आपका स्कोर कितना बनेगा। अब जो लास्ट मेरा ख्याल है कि जो ड्रॉ है उसमें स्कोर 500 समथिंग या अराउंड 500 गया है। तो अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा, स्कोर तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने जो दूसरा स्टेप है इसमें आएगा वो है आपका जो NOC यानी नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जो कोड है वो आपने सर्च करना है अकॉर्डिंग टू कि आप इस वक्त किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, आपकी डिग्री किस चीज़ में है। तो ये जो है ना ये आपने डिटरमाइन करना है इस NOC के ज़रिए।
मैं वैसे कोशिश करूँगा कि ये सब लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देता जाऊँ, अदरवाइज़ अगर आप NOC कनाडा लिखकर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आपको क्रिएटिव होना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट जो डेजिग्नेशन है इस वक्त उसका आपको मैच ना मिले, मगर उससे मिलते जुलते आपने इसमें अपनी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं ना, जो आपकी जॉब ड्यूटीज़ हैं, जो आप परफॉर्म करते हैं, बेसिकली आपने वो मैच करनी है इसमें। तो वो अगर आप मैच कर लेंगे तो दैट विल बी योर NOC कोड। तो ये NOC कोड आपने नोट करना है और उसके बाद हम अगले स्टेप में इसे चेक करेंगे कि वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर द एक्सप्रेस एंट्री और द अदर स्ट्रीम्स और नॉट। तो ये NOC अगेन मैं कहूँगा बी क्रिएटिव, और उसमें आप पहले पेपर पर लिख लें अपनी जॉब ड्यूटीज़ कि आप क्या परफॉर्म करते हैं, या उससे मिलती जुलती जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो आप सर्च कीजिए। तो आपको इस NOC की जो वेबसाइट है, जो कोड्स हैं ना, उसमें आपको यकीनन मिल जाएगी। अच्छा, जब आपको ये NOC कोड मिल गया उसके बाद आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एक्सप्रेस एंट्री में इस वक्त कह लीजिए कि 3 प्रोग्राम्स हैं जो कि एक्सप्रेस एंट्री ऑपरेट कर रही है। पहला जो है वो फेडरल स्किल्ड वर्कर है, दूसरा जो प्रोग्राम है वो फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स हैं। आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं अपनी जॉब ड्यूटीज़, और आप वो जो फेडरल स्किल्ड वर्कर्स वाला है उसमें भी अपनी जॉब ड्यूटीज़ सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट NOC कोड। तीसरा जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, तो वो अगर आप कनाडा में नहीं हैं तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीसरी कैटेगरी है इसमें आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो अब तक हम 3 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। CRS स्कोर कैलकुलेट करेंगे आप, अपना NOC फाइंड करेंगे आप, और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, वरना आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको इन चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। चौथा और 5वां स्टेप जो है ना वो कुछ खर्चे वाला है। अच्छा, ये जो ख़र्चा है ना, ये जो कॉस्ट है, ये कह लीजिए कि ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। ये पार भी लग सकती है और ये डूब भी सकती है। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर जजमेंट। मैंने पहले ही कहा कि बी योर ओन जज, और इंसाफ कीजिएगा कि आपका स्कोर इतना बनेगा या नहीं बनेगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करें। तो अभी मैंने वेबसाइट चेक नहीं की, लेकिन मैं स्क्रीन पर जो है ना लिख दूंगा कि लास्ट स्कोर जो है ना कितना गया, तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका स्कोर इतना हो रहा है या नहीं। तो चौथा जो है ना वो आपका लैंग्वेज का जो स्कोर है ना वो बड़ा मैटर करता है। तो चूँकि हमारे मुल्कों में ज़्यादातर IELTS का जो टेस्ट है वो लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, तो आपका जो मिनिमम स्कोर चाहिए, मिनिमम वो जो IELTS है जर्नल कैटेगरी का, उसमें 6 होने चाहिए। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन आप जितने ज़्यादा आपका स्कोर होगा, आपको उतने ज़्यादा नंबर एलोकेट हो जाएंगे उस CRS स्कोर के अंदर, और यू हैव मोर चांस टू सेलेक्ट इन दैट ड्रा। तो नाउ बी योर ओन जज। और बड़ी, क्योंकि ये ज़ाहिर है आपको IELTS का जो है ना वो एग्ज़ाम पहले देना होगा अप्लाई करने से, तो ये पैसे आप बहुत सोच समझ के ख़र्च कीजिएगा। अगेन मैंने कहा कि ये आपको पार भी लगा सकते हैं और डबो भी सकते हैं। इसी तरह उसके बाद है ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। दिस इज़ ऑल्सो अगेन, अच्छा IELTS का मैं बता दूं पहले, IELTS का जो आपका जो स्कोर या जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है ना वो वैलिड होगा 2 इयर्स के लिए। तो विद इन 2 इयर्स आपने अपना जो है ना अप्लाई करना है, अदरवाइज़ जैसे ही वो एक्सपायर होगा तो आपको IELTS अगेन देना होगा। ये भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की करवानी है। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से आप करवा सकते हैं। बट अगेन ये असेसमेंट डिटरमाइन करेगी कि आपको एजुकेशन में कितने पॉइंट्स एलोकेट होंगे। तो बी योर ओन जज। मैं आपको एक रफ सा आइडिया बना देता हूं कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, यानी आपने
कॉलेज जो 12 साल पढ़े उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री ली है जो कि बैचलर की डिग्री कहलाती है, तो आपकी जो है ना 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन काउंट होगी कनाडा में। हमारे मुल्कों में भी वो एक 16 ईयर ही होती है। थोड़ा सा डिग्री का जो है ना कन्वेंशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमारे मुल्कों में बहुत से लोग एमएससी करते हैं, बट वो एमएससी जो है ना यहाँ पर 16 ईयर एजुकेशन तक ही काउंट होती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि चूँकि पहले ट्रेंड था, आई डोंट नो अब चेंज हो गया होगा, कि बैचलर की डिग्री हमारे मुल्कों में आप 12 जो कॉलेज पास किया और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में गए तो वो 2 साल का, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने बीएससी कर ली, तो वो जो था ना वो 2 साल में हो जाता था पहले। अब चेंज हो गया। लेकिन अगर आपके पास ऐसी डिग्री है कि आपने अपने कॉलेज के बाद 4 साल कंटिन्यू स्टडी नहीं किया है यूनिवर्सिटी में, तो वो 16 ईयर तक नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपने मास्टर्स किया है 16 ईयर्स के बाद, अगर आपने मास्टर्स किया है तो फिर आपके जो है ना वो 18 ईयर्स या 17 ईयर्स जो है ना एजुकेशन काउंट होगी, तो आपको उसके हिसाब से जो है ना वो पॉइंट्स एलोकेट होंगे। अगेन बी योर ओन जज और इंसाफ कीजिएगा अपने साथ। अदरवाइज़ आप ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना इन दोनों चीज़ों में, तो ये आपको पार भी कर सकती है और ये आपको डबो भी सकती। डबोने से मेरी मुराद ये कि आपके ये पैसे ज़ाया ना हो जाएं। मेरी कोशिश यही है कि आपके पैसे ज़ाया ना हो, तो आप इसको बी केयरफुल और बहुत एहतियात के साथ जो आपने इसको जो है ना इन चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये 5 स्टेप्स हो गए हैं इसके। अब इसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये आपने कर लिया है और आपके पास जो आइल्स का स्कोर भी है, आपके पास आपकी असेसमेंट भी है एजुकेशनल डिग्रीज़ की, तो नाउ यू विल गो एंड क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो प्रोफाइल जो है आपकी, आप उसको फिल करते जाएं। आपके जो चीज़ें हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, आपने कब स्टडी किया, कब से कब तक क्या किया, तो मेरा ख्याल है कि पिछले 10 साल का ना आप लोगों से उसमें रिकॉर्ड पूछेंगे और कि आपने इन सालों में क्या क्या किया। अगर आप स्टडी कर रहे थे तो यू कैन राइट दैट कि मैंने इस डेट से और इस डेट तक स्टडी की है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे थे तो फिर आपको लिखना होगा उसमें कि आपने इस दौरान कुछ भी नहीं किया। और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे थे, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उनका फैमिली बिज़नेस होता है या उनकी कोई शॉप है या कोई बिज़नेस है, तो वो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो अपने फादर की हेल्प कर रहे थे, वो अपने ब्रदर की हेल्प कर रहे थे इन द बिज़नेस और वॉट एवर थिंग दे आर डूइंग। लेकिन इसमें आपने ना कोई गैप नहीं छोड़ना है, एक दिन का गैप भी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो है एप्लीकेशन है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगी और वो रिजेक्ट हो जाएगी और उसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उसका मैंने क्या किया था, मैंने ये फॉर्म्स जो है ना वो जो पुराना सिस्टम था इनका, वहाँ से मैंने ये फॉर्म्स PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर लिए थे और उन्हें मैंने रफ़ फिल किया था। आप उसे प्रिंट आउट कीजिए और रफली उसे फिल करना शुरू कीजिए और चेक कीजिए। इसके लिए रोज़ाना का जो है ना आप एक टाइम फिक्स कीजिए और उन फॉर्म को फिल कीजिए आप उन फॉर्म्स को पेपर के ऊपर। देन आप उसको ट्रांसफ़र कीजिए अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैंने जो है ना इसमें कोई गैप नहीं किया। तो क्योंकि आप इसमें वो चीज़ें लिखेंगे जो आप प्रूफ कर पाएँ कि हाँ भाई ये वाकई हकीकतन है। जैसे अगर आप अपने शहर से बाहर रहे हैं, अब आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कितना अरसा आप अपने होम टाउन से बाहर रहें, तो आपको फिर दूसरे शहर का जो है ना एक पुलिस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, क्योंकि आपने जो टाइम स्पेंड किया होगा जहाँ जिन शहरों में, तो आपको उनका जो है ना पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर क्रिएटिंग योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कि आप वो चीज़ें ना प्रूफ कर पाएँ और उनके डॉक्यूमेंट्स उनके साथ जो है ना आप लगा पाएँ। तो ये तो हो गए, ये छठा स्टेप था ना जो इसमें किया जाता है। अब जब आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाई, उसमें आपने अपने आइल्स का जो स्कोर है उसका एक रेफरेंस नंबर आपने डाला होगा, आपको जो ECA जो आपकी एजुकेशनल का मिला होगा आपने वो भी उसमें जो है ना उसमें फिल किया होगा। तो ये सब चीज़ें जब आप सबमिट करेंगे तो वो उसे चेक करना शुरू कर देंगे।
बल्कि चेक नहीं करेंगे। इन द एंड ये जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है ना, ये आपके पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेगी, जो वो CRS वाला जो कैलकुलेटर था ना उसने किए थे। तो अब अगर आपने ये प्रोफाइल बना ली है तो अब जो है ना आप इसमें ज़्यादा रद्दोबदल ना करें तो अच्छा है। इसलिए आप पहले पेपर पर इसे फिल कर लें और एक रफ़ आइडिया ले लें, उसके बाद आप इसे कंप्लीट कीजिए। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो अब इसका जो एक्सप्रेस एंट्री है ना, इसका एक ड्रॉ होता है। तो ये ड्रॉ मैं आपको इस तरह से बताऊं कि एक मेरिट लिस्ट की तरह होता है कि एक जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आप एक एंट्री टेस्ट देते हैं और उसके बाद एक स्कोर लगता है कि भाई इस नंबर से इस नंबर तक वाले जो लोग हैं वो सिलेक्ट हो गए, बाकी जो है ना वो एक्सप्रेस एंट्री के पूल में वेट करेंगे। लेट्स सपोज कि ड्रा का जो कट ऑफ है ना उन्होंने 525 रखा, तो अगर तो आपका स्कोर 525 है या उससे अबव है, देन यू विल गेट एन ITA। सो ITA इज़ इन्विटेशन टू अप्लाई। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है इफ़ यू रिसीव एन ITA। तो अब आपने अपने रियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो आपने बताया कि भाई मैंने ये डिग्री की, मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस, मेरा ये IELTS का स्कोर, मेरी ये एजुकेशनल असेसमेंट की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ये हैं, अब आप उसे स्कैन करेंगे, उसमें जो है ना सबमिट करना शुरू करेंगे। यानी आपके पास 60 डेज़ का टाइम होगा टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन। और ये ITA के बाद जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करने का जो स्टेप है ना वो आ जाता है। तो उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने, अपने पासपोर्ट होंगे, बहुत सारी डिटेल होगी। अच्छा, इसमें मैं ये बताना भूल गया कि ये जो प्रोफाइल आप बनाएंगे ना, इसमें आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपके बहन भाइयों की डिटेल पूछी जाएगी, अगर वो शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा, कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स की डिटेल पूछी जाएगी। तो ये आपने जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि वो जो पुराने फॉर्म्स हैं ना जो PDF की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें उसमें फिल करेंगे। उसके बाद आप यही सब चीज़ें जब ITA आ जाएगा आपका, तो उसके बाद आप जो है ना उस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर तो आप उसमें अपलोड कर रहे होंगे। इवन आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका वर्क एक्सपीरियंस का लेटर है, और जितनी ये दूसरी चीज़ें होंगी ना उसमें वो सब आप स्कैन करेंगे और उन्हें आप अपलोड कर देंगे अपनी इस एप्लीकेशन में, और आप उसे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको होपफुली जो है ना बायोमेट्रिक और आपका जो मेडिकल का टेस्ट होगा, उसके लिए आपको एक लेटर आ जाएगा। वो लेटर आप लेके जाएंगे। उस लेटर में पूरी डिटेल होगी कि आपने कहाँ पर जाना है और कहाँ से आपने अपना मेडिकल का टेस्ट करवाना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएं तो इट्स रियली एन अचीवमेंट फॉर यू। और अगर आपने सब कुछ खुद किया है तो इट्स ए रियली बिग अचीवमेंट। तो इसमें डिफरेंस पता है क्या आता है, अगर आप ये सारी एप्लीकेशंस और ये सब काम आप खुद करेंगे ना, तो इन द लास्ट जो लैंडिंग फ़ी है ना और जो आपकी एप्लीकेशन की फ़ी है वो जस्ट, मैंने जब किया था तो $450 कैनेडियन डॉलर्स था, यानी 450 कैनेडियन डॉलर्स थे। आप ये देखिए कि मैं था, मेरी वाइफ थी, और जो बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस उन लोगों ने नहीं ली थी। तो इट्स जस्ट $800 and $900 सब कुछ उसमें हो गया। हाँ, मैंने IELTS का जो एग्ज़ाम दिया और ECA एजुकेशनल की करवाई, वो डिफरेंट है, बट लेकिन अगर यही काम आप किसी कंसल्टेंट या उसके थ्रू करवाएंगे तो वो आपसे कितने चार्ज करे आई डोंट नो, बट अगर आप खुद से करेंगे तो इट्स रियली इकोनॉमिकल। और आपको थोड़ा सा दर्द सर ज़रूर होगा इसमें कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी ना, ये थोड़ी सी हमें टफ़ लगती है, बट लेकिन जब आप उसे रोज़ाना की बुनियाद पे करना शुरू करेंगे, 1-2 घंटे आप रोज़ाना उसे दें और उसे फिल करते जाएं, तो आपको एक फिगर, एक शेप आपके सामने आ जाएगी। तो जब आप अपना बायोमेट्रिक और मेडिकल एग्ज़ाम की रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, देन यू विल वेट फॉर द डिसीजन। तो ये जो आखिरी स्टेप होगा ये डिसीजन का होगा, और मेरी दुआ है कि आपको वो लेटर आ जाए कि जिसमें वो कहें कि अब आप अपने
जो है ना पासपोर्ट सबमिट करवाएं और देन यू गुड टू गो। जी हाँ, इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है लोगों को और बड़ी खुशी होती है। तो ये 10 स्टेप्स जो है ना ये इस तरह से होते हैं। तो डिसीजन आ जाए, लेटर आ जाए, आप जाके अपने पासपोर्ट्स दोबारा से कलेक्ट करें, उस पर वीज़ा लग कर आ जाएगा। अच्छा, उस पर जो वीज़ा लग कर आएगा वो सिंगल एंट्री का होगा कि आप उस पर आ सकते हैं और फिर आके यहाँ आप अपना एक प्रोसेस थोड़ा सा जो एयरपोर्ट पे होगा वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं, जो वीज़ा आपका लग कर आएगा ना उसकी एक्सपायरी डेट वो होगी जो आपके मेडिकल की एक्सपायरेशन डेट होगी। जो आपने मेडिकल का टेस्ट दिया होगा जिस डेट पर, तो आपका जो मेडिकल का टेस्ट होता है ना वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जिस डेट पर आपका मेडिकल का टेस्ट हुआ होगा, आपका जो वीज़ा होगा ना वो उस डेट पर एक्सपायर हो रहा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि उसके बाद जो आपने प्लानिंग करनी है ना वो इस हिसाब से करनी कि उससे पहले पहले आपने कनाडा में लैंड करना है। तो खैर, वीडियो काफ़ी जो है ना ये तवील हो गई है। आई एम होप कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस किस्म की वीडियोस में आगे भी बनाता रहूँ और ये जो स्टेप्स हैं ना, ईच स्टेप को मैं थोड़ा डिटेल में उनमें डिस्कस करूँगा। बट दिस इज़ द ओवरव्यू और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और दिस इज़ द इकोनॉमिकल वे कि आप कनाडा आ सकते हैं। अदरवाइज़ आई डोंट नो कि आप खर्चा वर्चा कर सकते हैं या नहीं। मैंने इसमें अप्लाई किया था, मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, तो मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। मज़ीद मैं शेयर करता रहूँगा। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, मेरा साथ यहाँ तक दिया। मैं कोशिश करूँगा और वीडियोस भी लाऊँ। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।